Hello students, I am Dr. Anjana Verma, Assistant Professor, Faculty of Education, Dyanbagh Educational Institute, Deemed University, Dyanbagh, Agra। आज हम डिस्कस करेंगे SDC 171 कोर्स टाइटल सेफ्टी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट की यूनिट 3 का बी पार्ट, जिसका टाइटल है सेफ्टी अगेंस्ट ओवर वोल्टेज, एक्स्ट्रा लो एंड रेजिडुअल वोल्टेज। तो इसकी यूनिट थर्ड का ए पार्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फिर भी उसको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के लिए हम क्या इलेक्ट्रिकल हजार्ड्स हमने डिस्कस किए थे उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इलेक्ट्रिसिटी इज सेफ टू यूज बट मे बिकम डेंजरस इन केयरलेस हैंड्स। जैसा कि हम सबके घर में, हमारे वर्क प्लेस पे, ऑफिसेज में, हर जगह बिना इलेक्ट्रिसिटी के कोई काम पॉसिबल ही नहीं है। तो ये उतनी जितनी इम्पॉर्टेंट है उतनी ही डेंजरस बन जाती है अगर हम इसे केयरफुली यूज ना करें। इट मे कॉज फायर, डैमेज एंड फेटल और नॉन फेटल एक्सीडेंट टू पर्सन। Not even person, it can also damage the property also. So ये किसी भी पर्सन को, प्रॉपर्टी को, अगर हम इसका इस्तेमाल अच्छे से नहीं करेंगे, केयरफुली नहीं करेंगे, तो बहुत ही घातक इसके परिणाम हो सकते हैं। इवन इट कैन कॉज टू अ डेथ ऑफ अ पर्सन और लॉस ऑफ अ प्रॉपर्टी। हाँ, इसकी वजह से प्रॉपर्टी को बहुत नुकसान हो सकता है, क्योंकि इसकी वजह से कभी कभी आग लग जाती है, पूरी की पूरी बिल्डिंग जल जाती है और उसमें काम करने वाले लोग, उनको भी इसकी वजह से बहुत नुकसान होता है। दिस डेंजर कैन बी अवॉइडेड बाय यूजिंग गुड क्वालिटी इक्विपमेंट, मटेरियल, प्रॉपर वायरिंग, इंस्टॉलेशन एज वेल एज एफिशिएंट मेंटेनेंस एंड अपकीप ऑफ प्रोटेक्टिव डिवाइसेस। इसके खतरे को कम किया जा सकता है अगर हम गुड क्वालिटी इक्विपमेंट यूज़ करें या अच्छी क्वालिटी के मटेरियल्स को यूज़ करें। हमारे वर्क प्लेस पे या हमारे घर में प्रॉपर वायरिंग हो, जितनी आवश्यकता है उसके अकॉर्डिंग वायरिंग होनी चाहिए, अच्छी क्वालिटी की वायरिंग होनी चाहिए। और जो इंस्टॉलेशन है वो किसी एफिशिएंट व्यक्ति से करवाना चाहिए, किसी कॉम्पिटेंट व्यक्ति से कराना चाहिए। इसके अलावा जो ज़रूरत है वो ये कि इसकी पर्याप्त मात्रा में इसका रख रखाव होना चाहिए। इसको हर समय अंतराल के बाद बीच बीच में इसका मेंटेनेंस होना चाहिए, इसको चेक किया जाना चाहिए और इसकी डिवाइसेस को अपकीप रखना चाहिए और अपग्रेड करते रहना चाहिए। सेफ्टी अगेंस्ट ओवर वोल्टेज एंड अंडर वोल्टेज। ओवर वोल्टेज और अंडर वोल्टेज की जो समस्या है ये अमूमन सब लोग फेस करते हैं, चाहे हम घर की बात करें या हम ऑफिसेज की बात करें या किसी भी वर्क प्लेस की बात करें। ओवर वोल्टेज या अंडर वोल्टेज या ये जो वोल्टेजेस में फ्लक्चुएशन है, इसको ये होता क्यों है, इसके क्या कारण है और क्या है ये फ्लक्चुएशन इन इलेक्ट्रिसिटी। So, sudden fluctuation in supply is a very big problem in industries, offices, and homes. It may causes a major loss for appliances. अगर आप एक एग्जाम्पल अगर हमारे घर में कभी कभी आपने देखा होगा, एक्सपीरियंस किया होगा कि ओवर वोल्टेज आ गए, ज़्यादा वोल्टेज आने से क्या हुआ, कई बार आपकी टीवी डैमेज हो जाती है, आपके जो भी अप्लाइंसेस हैं, फ्रिज है, एसी है, अगर आपने अच्छे इक्विपमेंट्स को यूज नहीं कर रखा है, आपने कोई ऐसे टूल्स को आपने यूज नहीं कर रखा है, ऐसे मेजर्स को आपने नहीं अप्लाई किया हुआ है, तो आपके जो अप्लाइंसेस हैं उनको बहुत नुकसान हो जाता है और हम अ, वो ख़राब हो जाते हैं, उसमें बहुत पैसा लग जाता है। तो इस वजह से ओवर वोल्टेज, अंडर वोल्टेज की प्रॉब्लम क्या है, इसको हमें ये किस कारण से होता है इसको एक बार हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ओवर वोल्टेज। ओवर वोल्टेज क्या है? ओवर वोल्टेज ये एक नॉर्मल वोल्टेज से अगर ज़्यादा वोल्टेज आ जाते हैं तो इसे हम ओवर वोल्टेज की प्रॉब्लम कहते हैं। वोल्टेज ग्रेटर देन नॉर्मल वोल्टेज। A sudden rise in voltage for a very short duration on the power system is known as a voltage surge. Voltage surges are of temporary nature and exist for a very short duration, but they cause over voltage on the
पावर सिस्टम। ये एक इमेज लगी है, आप इसमें अगर देख सकते हैं, अगर जनरली जो घरों में पावर सप्लाई होती है 230 है, अगर वो अचानक से बढ़ जाती है और नॉर्मल वोल्टेजेस को क्रॉस कर देती है, तो ये हमारे वोल्टेज स्पाइक को दिखाता है, वोल्टेज बढ़ जाता है यहाँ पे। अब इन ओवर वोल्टेज के रीजंस क्या है, कॉजेस क्या है कि ओवर वोल्टेज हो जाते हैं। इसके अगर हम कॉजेस को देखें तो इसको टू पार्ट्स में हम डिवाइड करके समझ सकते हैं। पहला एक होता है इंटरनल कॉजेज और दूसरा होता है एक्सटर्नल कॉजेज। इंटरनल कॉजेज में क्या क्या आता है, इंटरनल कॉजेज में स्विचिंग सर्जेस, इंसुलेशन फेलियर, आर्किंग ग्राउंड एंड रेजोनेंस, ये इंटरनल कॉजेज हैं। एक्सटर्नल कॉजेज में जो आता है वो है लाइटनिंग। तो वन बाय वन हम समझेंगे इंटरनल कॉजेज क्या है। इंटरनल कॉजेज में हमने सबसे पहले बात करी थी स्विचिंग सर्जेस। स्विचिंग सर्जेस एक्चुअली क्या है, जब भी कोई स्विच या सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट को ओपन या ऑफ किया जाता है, ऑन या ऑफ करा जाता है, तो उनकी स्टेट में एक ट्रैवलिंग वेव्स बिल्ट होगी जो ओवर वोल्टेज का कारण बन सकती है। तो स्विचिंग सर्ज होती है, ऑन या ऑफ करने पर ये इसके जो वेव्स बनती है उसके कारण ओवर वोल्टेज की समस्या पैदा हो जाती है। दूसरी अगर हम बात करें इंसुलेशन फेलियर, इंसुलेशन फेलियर ये एक सबसे बड़ा कॉमन कॉज होता है वोल्टेज के बढ़ने का, या हम कहें यह मेन कॉज होता है और लाइन और अर्थ के बीच में होता है, जो ओवर वोल्टेज का कारण बन जाता है। जब भी कभी फेस टू अर्थ फॉल्ट जनरेट होता है, जिसके इफेक्ट से सिस्टम में ओवर वोल्टेज जनरेट हो जाता है। नेक्स्ट, आर्किंग ग्राउंड। आर्किंग ग्राउंड जहाँ पर इंसुलेटेड न्यूट्रल सिस्टम होता है, या हम कहें कि जहाँ पे तीन फेस होते हैं, अगर एक फेस में अर्थ फॉल्ट जनरेट होता है तो अदर फेसेस में भी जो आर्क प्रोड्यूस होना चालू हो जाएगा और इसकी वजह से ओवर वोल्टेज की जो समस्या है वो पैदा हो जाएगी। तीसरा अगर हम बात करेंगे रेजोनेंस, रेजोनेंस एक्चुअली इलेक्ट्रिक सिस्टम के अंदर ही अकर होता है और इलेक्ट्रिक सिस्टम में ये हाई वोल्टेज को जनरेट कर देता है। नेक्स्ट जो एक्सटर्नल कॉज में आता है लाइटनिंग। लाइटनिंग एक बहुत ही डेंजरस हम कहें या बहुत बड़ा इफेक्ट डालता है वोल्टेज के ऊपर। इसके वोल्ट्स जो आते हैं ये बहुत ज़्यादा होते हैं, इनको कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल होता है। lightning क्या है, an electrical discharge between cloud and earth, between the clouds and the charge center of the same cloud is known as lightning। अब हम बात करेंगे अंडर वोल्टेज। एक ज्यादा वोल्टेज जब बढ़ जाते हैं और एक जब वोल्टेज कम हो जाते हैं, यानी कि नॉर्मल से कम वोल्टेज होते हैं तब क्या प्रॉब्लम होती है। सो यहाँ हम बात करते हैं एक्स्ट्रा लो वोल्टेज इज एन इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई वोल्टेज इन अ रेंज which carries a low risk of dangerous electrical shock। अगर हम यहाँ बात करें कि कितना खतरनाक हो सकता है अंडर वोल्टेज, तो अंडर वोल्टेज हालांकि हाई वोल्टेज के बराबर खतरनाक नहीं होता, इसमें जो रिस्क है वो थोड़ी कम होती है, लेकिन अप्लायंसेस के लिए ये काफ़ी हार्मफुल होता है। द रीजन ऑफ अंडर वोल्टेज इज जनरली अंडरसाइज्ड ट्रांसफॉर्मर और ओवरलोड ऑफ द ट्रांसफॉर्मर। जो रीज़न होता है इसका जनरली वो यही कि जो ट्रांसफॉर्मर लगा हुआ है या तो वो अंडर साइज है, जितनी इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है, जितने वोल्टेज की ज़रूरत है उतना उसके अकॉर्डिंग वो साइज में ट्रांसफॉर्मर नहीं लगा है, या फिर जो लोड है उस पर वो अगर बढ़ गया है। जैसे गर्मियों के दिनों में आपने देखा होगा कि एसी और कूलर जब चालू हो जाते हैं तो ट्रांसफॉर्मर पे लोड बढ़ जाता है और जिसकी वजह से फॉल्ट आ जाती है और ज़्यादातर इसमें अंडर वोल्टेज की जो समस्या है वो पैदा हो जाती है। अब जब ये प्रॉब्लम्स आती हैं ओवर वोल्टेज और अंडर वोल्टेज की, तो हमको क्या सेफ्टी मेजर्स हैं जो कि ध्यान रखने चाहिए। तो सबसे पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट मेजर है वो है कि इससे बचने के लिए सर्किट ब्रेकर्स को हमें यूज करना चाहिए। सर्किट ब्रेकर्स क्या होते हैं, सर्किट ब्रेकर्स को हम कहते हैं एमसीबी। आप सबके घरों में या ऑफिसेज में अगर आप ध्यान देंगे तो एमसीबी लगा होता है, इसको हम कहते हैं मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स। जब भी
वोल्टेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो ये एमसीबी अपने आप से उसको कंट्रोल कर लेता है और पावर कट कर देता है, जिससे कि आपके अप्लायंसेस को नुकसान नहीं पहुंचता, ना ही कोई आग लगने की समस्या आ जाती है कि वायर जल जाते हैं, अप्लायंसेस आपके फ्यूज हो गए, ऐसी समस्याएं यहाँ पे नहीं आती है। इसी तरीके से अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर से इसे ELCB कहा जाता है, इसकी इमेज यहाँ लगी हुई है। तो MCB और ELCB का अगर हम यूज करते हैं तो हाई वोल्टेज या ओवर वोल्टेज की प्रॉब्लम को हम कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरी अगर हम बात करें तो ये है रिलेज एंड फ्यूजेज। आपने पहले देखा होगा, हालांकि अब इसका प्रयोग कम हो गया है, लेकिन पहले के टाइम पे फ्यूजेस का इस्तेमाल बहुत होता था। अ फ्यूज इज एन autonomous protection device that interrupt the circuit when the current is too high. It is a one-time device primarily for protection and safety. तो ये जैसा कि यहाँ पे आपने पढ़ा कि वन टाइम डिवाइस है, अगर एक बार वोल्टेज हाई हुए तो आपके अप्लायंसेस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो चीज़ डैमेज होगी वो क्या, ये जो रिले है ये फ्यूज हो जाएगी आपकी और इस पे ही नुकसान पड़ेगा। तो वन टाइम यूज होता है, जिस दिन वोल्टेज हाई आती है उस दिन ये खराब हो जाती है। नेक्स्ट है अर्थिंग। अर्थिंग इज द प्रॉपर कनेक्शन of exposed metal parts of an electrical circuit to the ground. अर्थिंग हमने लास्ट जब सब यूनिट डिस्कस की थी तब भी हमने इसको पढ़ा था कि ये एक थिक कॉपर वायर से बनी हुई होती है, वायर से जुड़ी हुई होती है, जिसका जो मेन काम है वो ये कि जो एक्सेस में करंट फ्लो हो रहा है उसको ग्राउंड तक ले जाना, जिससे कि ह्यूमन बीइंग को इसके कांटेक्ट में आने से बचाया जा सके और ह्यूमन बॉडी को उससे सेव किया जा सके। तो जो एक्सेस में जो ग्राउंड है, उस एक्सेस में जो करंट है उसको ये इलिमिनेट कर देता है ग्राउंड में ले जाके। आप यहाँ नीचे इमेज भी देख रहे हैं, इसमें आपको लाइव वायर, न्यूट्रल वायर दिखा रहा है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के थ्रू इसको हम ग्राउंडिंग कर सकते हैं, इसलिए कहा जाता है कि प्रॉपर ग्राउंडिंग होना बहुत जरूरी है, जिससे इलेक्ट्रिकल हजार्ड से बचा जा सके। नेक्स्ट हम कर सकते हैं ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर लगा के। आपने पुराने समय में या अभी भी आपने देखा होगा एसी और टीवी के साथ स्टेबलाइजर का हम यूज करते थे। तो ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर ये होता है, इसमें आपको दो इनपुट और आउटपुट जो डिस्प्लेज हैं वो दिख रही हैं। इनपुट पता करता है कि कितना वोल्टेज आ रहा है और उसको कंट्रोल करके, उसको स्टेबलाइज करके ये आउटपुट में शो करता है, और यहाँ पे इसको कंट्रोल करके जो वोल्टेज का फ्लो है उसको कंट्रोल करता है। तो ये भी एक बहुत अच्छी डिवाइस है जिससे कि वोल्टेज को कंट्रोल किया जा सकता है। और एक और डिवाइस यहाँ पर है वोल्टेज प्रोटेक्टर्स। ये भी एक डिवाइस है जिससे वोल्टेज को प्रोटेक्ट कर लेती है, और अगर वोल्टेज बहुत ज़्यादा हाई है उसको सेंसिटाइज करके ट्रिप कर देती है, जिससे कि आपके अप्लायंसेस पे या आपके किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट पे कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं होता है। Voltage clamp. It is also another very simple form of over voltage protection. Uses an approach called voltage clamping. Voltage clamping कंट्रोल करती है और करंट को मेजर करती है कि कितना करंट इस समय फ्लो हो रहा है। इसके अलावा कुछ जनरल पॉइंट्स हैं जो कि इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के अकॉर्डिंग हमको ध्यान में रखना चाहिए, जैसे ऑलवेज यूज 3 पिन प्लग सॉकेट टू रिड्यूस ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग से बचने के लिए हमेशा यूज करना चाहिए हमें 3 पिन प्लग। आपके सामने एक इमेज भी लगी हुई है जिसमें 3 पिन प्लग का जो इमेज है वो दिख रहा है, जिसमें आपके सामने एक जो ये रेड कलर की जो वायर दिख रही है, जिसको हम लाइव वायर भी कहते हैं, या हम इसे हॉट वायर भी हम कहते हैं। ये कंटेन करती है वेरी हाई वोल्टेज को, और ये रेड कलर में जनरली होती है। 3 प्लग में आपने देखा होगा कि 3 वायर्स होती है, और इसके ये एक पिन है जो थोड़ी सी थिक होती है, और बाकी की 2 पिन है इनसे थोड़ी सी लंबी होती है। और ये जो रेड वायर है ये इस नीचे वाली एक पिन से जुड़ा हुआ होता है। इसके साथ ही एक ये ब्लैक
वायर है जो दूसरी पिन से जुड़ा हुआ होता है, जिसको हम न्यूट्रल वायर कहते हैं। तो ये इसको हम कहते हैं लाइव वायर। इसका जो करंट है, इसका जो वोल्टेज है वो बहुत ही हाई होते हैं, ये बहुत ही घातक हो सकती है। दूसरी न्यूट्रल वायर होती है। न्यूट्रल वायर सेकंड नीचे वाले सेकंड पिन में जुड़ी होती है, और जो थर्ड ऊपर वाली जो पिन है जो थोड़ी थिक है या थोड़ी लंबी है, इसके साथ जुड़ी होती है ग्रीन वायर, जिसे अर्थ वायर भी कहा जाता है। और ये इसका यूज क्या होता है कि अगर ये कभी भी रेड वायर में या हॉट वायर जिसे हम कह रहे हैं, अगर इसमें कभी कट लगा हुआ है, इफ देयर इज ए कट इन रेड वायर एंड and it touches the metallic body of any equipment, so it can cause of flowing current. It can give a dangerous shock to a person who will touch it. अगर इसमें कोई कट लगा हुआ है और अगर ये आपके सामने एक अप्लायंस दिख रहा है इलेक्ट्रिकल, अगर इसका कट इसको टच कर रहा है, तो ये पूरे अप्लायंस में करंट फ्लो कर सकता है। अगर इसके साथ ही कोई व्यक्ति आके इस पूरे अप्लायंस को टच कर लेगा, तो वो करंट उसकी बॉडी में भी फ्लो कर सकता है। तो इससे बचने के लिए ज़रूरी है, यहाँ पे एक हम मोटी पिन भी लगाते हैं जो कि इस करंट को इस मेटलिक बॉडी में फ्लो करने से रोकता है और उसको ग्राउंड की तरफ ले जाता है। तो इसका यूज हमें हमेशा करना चाहिए। इसके अलावा रिप्लेस वायर इफ इट इज देयर एनी जॉइंट्स इन वायर, अगर जॉइंट्स हैं वायर में तो उसको रिप्लेस कर देना चाहिए, ना कि उसको टेपिंग करके उसको यूज करना चाहिए। ये गलत प्रैक्टिस है जिसकी वजह से रिस्क हो सकती है। ऑल मेटेलिक पार्ट्स शुड बी अर्थिड, जो भी मेटेलिक पार्ट्स हैं उनसे वो अर्थिड होनी चाहिए, उनके अर्थ को कंट्रोल करने की जरूरत होती है। ऑलवेज यूज गुड इंसुलेशन वायर्स। इसके अलावा सेंट बकेट एंड फायर एक्सटिंग्विशर्स शुड ऑलवेज बी देयर इन द प्लेस ऑफ इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन। जहाँ पर भी इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन है वहाँ पे आप सेंट बकेट, जिसे हम हिंदी में कहते हैं रेत, जो बाल्टी आपने कभी कभी देखी होगी जिसमें रेत भरी होती है, जिससे आग बुझाने में बहुत आसानी होती है। और इसके अलावा फायर एक्सटिंग्विशर्स का भी हमें अरेंजमेंट रखना चाहिए कि रिस्क के टाइम पे उनका प्रयोग जल्दी से जल्दी किया जा सके और जो लॉस है उसको कम किया जा सके। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिकल वर्क शुड बी डन इन फुल अटेंशन। अगर अगर कोई वर्कर परेशान है या उसकी तबीयत खराब है, तो उस समय उसको इलेक्ट्रिकल वर्क को अवॉइड करना चाहिए। जब वो बिल्कुल कॉन्शियस हो तभी उस वर्क को करना चाहिए। यूज प्रॉपर वायरिंग एंड एडिक्वेट ग्राउंडिंग। ये हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं कि प्रॉपर वायरिंग होनी चाहिए, जितना लोड वायरिंग के लिए जरूरी है, आप किस तरीके के अप्लायंसेस यूज करोगे उसके अकॉर्डिंग ही वायरिंग होनी चाहिए। रेगुलरली इंस्पेक्ट इलेक्ट्रिकल टूल्स एंड इक्विपमेंट फॉर डैमेजेस। अगर कोई डैमेजेस है उसको आपको देखना है कि आप उसे हर समय अंतराल पे उसको चेक करते रहें, और अगर कोई डैमेज है तो उसको अथॉरिटी को रिपोर्ट करके उसकी मेंटेनेंस करानी चाहिए। नेवर जॉइंट्स टू वायर्स ऑफ डिफरेंट रेटिंग एंड थिकनेस। मीन्स अगर ये आपके सामने इमेज है, अगर दो जो वायर है वो डिफरेंट तरीके के हैं तो उसको कभी भी ज्वाइन नहीं करना चाहिए, इसकी वजह से रिस्क क्रिएट हो सकता है। सो स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट द हाई वोल्टेज एंड अंडर वोल्टेज। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।